जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेट जीएस का लेकर आया हूँ, जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और स्पेशल जीडी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा ये। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। और ऑप्शन 4 है सिंधु, बी में सरस्वती, सी में यमुना, डी में पेरियार। तो आप आंसर फटाफट इसको देते रहिएगा, आप अपने हिसाब से देते रहिए। 2-4 सेकंड हम बाद आंसर बोल देंगे इसका। चलिए, इसका आंसर पेरियार होगा। सबसे पहले वेद आता था। देखो, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 250 बार इंद्र का उल्लेख है, 200 बार अग्नि का उल्लेख है। अगर नदी में आइएगा तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड वेद कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? कर्मकांड वेद। ठीक है ना। ये गद और पद दोनों में है। ठीक है। उसके बाद सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को सारेगामा पाधा निसा, भारतीय संगीत के सातों स्वर की चर्चा सामवेद में है। अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिशाच, आप जानते हैं कि ज़्यादातर उसमें अंधविश्वास को दिखाया गया है अथर्ववेद में। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। शक संवत की शुरुआत किसने की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है? आंसर में ए में कनिष्क, बी में विक्रमादित्य, सी में समुद्रगुप्त, डी में अशोक। चाहे तू बता या ना बता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। अरे भैया, आप सभी दीवाने हैं। इस 4 ऑप्शन में से आंसर को फटाफट चूज कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा ए कनिष्क। कनिष्क ने 78 एडी, कितना में? 78 एडी, 78 ईस्वी में। एडी का फुल फॉर्म होता है एना डोमिनी, ईस्वी बोलते हैं। 78 एडी में शक संवत चलाया था। ठीक है ना। इसी शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया। ठीक है ना। हमारे राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत होता है, जबकि अंतिम महीना फागुन होता है। ठीक है। चलिए, विक्रमादित्य जो बढ़िया उपाधि धारण किए थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही सबसे बहादुर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हालांकि बहुत सारे भारतीय इतिहास में बहुत राजा लोग उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अशोक, वही अशोक जिसने 99 भाइयों को कत्ल करके मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। उसके बाद इसने कलिंग युद्ध किया 261 बीसी में, और कलिंग युद्ध में मार काट इतना ना हुआ, उसे तंग आकर युद्ध नीति को त्याग दिया और भाग कर आया फिर से मगध में, और विश्व में पहले लिच्छवी में लोकतंत्र की डंका बजाया। और विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना करता है लिच्छवी गणराज्य वैशाली में। तो अशोक, महान सम्राट अशोक के विशेष आप लोग मगध साम्राज्य पढ़िएगा, उस समय इसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा आपको। चलिए आगे, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन भी गौर कीजिएगा। ए में भारत, बी में पर्सिया, सी में अरब, डी में यूरोप। चलिए, इसका आंसर होगा ए। देखिए, शतरंज खेल में 64 खांचे होते हैं। शतरंज खेल भारत में शुरुआत हुई थी। भारत में स्पेशल अगर राज्य पूछेगा तो मणिपुर, वही मणिपुर जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, वहीं पे है मणिपुर। और क्या है, भारत में पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय भी मणिपुर में ही है। तैरता हुआ सब्जी मंडी आपको कोलकाता में है। ठीक है ना। तैरता हुआ एटीएम कोची में लगाया गया था, एसबीआई का, केरला। ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा बढ़िया से। आगे, निम्न में से किस वर्ष बक्सर का युद्ध लड़ा गया? अरे भैया, इससे पहले आप आइए, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसी बक्सर के युद्ध के बाद माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों का नींव मजबूत हो गया और अंग्रेजी सत्ता
पूर्ण रूपेण स्थापित हो गया। चलिए उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? देखिए सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, फटाफट बताइए आंसर। ए में राजा राम मोहन राय, बी में महात्मा गांधी, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इससे पहले ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अब जान रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने ही भारत की सरजमी से सती प्रथा का अंत करवाया था। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में एक कानून बनाया जिसके तहत सती प्रथा को भारत की सरजमी से समाप्त किया। यही राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, और वहीं पे इनको दफना दिया गया। इनका समाधि है। पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। ठीक है ना, गुजरात के पोरबंदर में। 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। विश्व में या भारत सबसे पहले महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था। उसके बाद 1915 में भारत आते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण की सरजमी बिहार के चंपारण से करते हैं और तिनकठिया पत्ती को समाप्त करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हैं, भली बात जानते हैं कि 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था साहित्य के क्षेत्र में। आगे, इनमें से किस देश में अलिखित संविधान है? पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग देते रहिए मन में। चलिए इसका आंसर इंग्लैंड। विश्व में सबसे प्राचीन संविधान जो है इंग्लैंड का है। विश्व में सबसे प्राचीन संविधान इंग्लैंड का है। विश्व में सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड का है। ठीक है ना, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना। अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद होता है। ठीक है ना, और 1789 में इसका संविधान बनकर लागू होता है। लगभग 4 साल इसको संविधान बनाने में लग जाते हैं। भारत के संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। चलिए, उपराष्ट्रपति डॉट डॉट के पद सभापति होते हैं। समझिएगा, उपराष्ट्रपति किसके सभापति होते हैं? राज्यसभा के होते हैं कि लोकसभा के होते हैं कि योजना आयोग के होते हैं कि एनडीसी के होते हैं? तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी ये उपसभापति के सभापति बन जाते हैं। आप जानते हैं भली भांति कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हमारे इलेक्शन कमीशन करता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य आते हैं, तो डायरेक्ट इनको राज्यसभा के सभापति बना दिया जाता है। इनको वेतन वगैरह भत्ता भी जो मिलता है उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में ही मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र होना चाहिए 35 साल। ठीक है ना, ये लोकसभा है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि योगी की सरकार ने इतिहास भूगोल भी बदल दिया। क्या कीजिएगा, योगी की सरकार ने मोदी की सरकार, मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिए और 1 जनवरी 2015 को नाम इसका चेंज करके नीति आयोग कर दिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। हालांकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए आगे, भारत के कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत? आप पढ़े होइएगा, राष्ट्रपति चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो एक ट्रिक है, एक कंसेप्ट है, पकाने को का दुयो दशम। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52। हालांकि राष्ट्रपति का औपचारिक पद लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन औपचारिक राष्ट्रपति ही होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, अभी बिहार आए हुए हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे। चलिए उसके बाद 9 नंबर में आइए, भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में चंडीगढ़, सी में लक्षद्वीप, डी में पुडुचेरी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग।
इसका आंसर होगा डी पुडुचेरी। अब समझिएगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में बनाया गया। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप अरब सागर में कोरल निर्मित द्वीप है। हालांकि पुडुचेरी, इस सर इसका पुडुचेरी है। पुडुचेरी ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे पहले ये है, आपको बताते हैं, यहाँ पे केरला में यनम, क्या है, केरला में यनम, ठीक है ना। तमिलनाडु में कराईकल और आंध्र प्रदेश में, सॉरी, केरला में केरल में, हाँ ठीक है, केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल और आंध्र प्रदेश में यनम, ठीक है ना। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल और आंध्र प्रदेश में यनम, ठीक है। याद रखिएगा, पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। आगे, टोडा जनजाति। देखिए, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। चलिए, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका कोई भी ऑप्शन चारों में से कोई नहीं होगा। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जनजाति एक भैंस पशुपालक है। क्या? कैसा पशुपालक? भैंस पशुपालक है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। एक से अधिक महिलाएं पति को रखती है। एक से अधिक पति को रखना ही बहुपतित्व। आज भी टोडा जनजाति के लोग, महिलाएं एक से अधिक पति को रखती है, ठीक है। चलिए आगे, थल सेना दिवस। अरे भैया, थल सेना दिवस कौन नहीं जानता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 31 अक्टूबर। अभी मनोज मुकुंद नरवाने साहब बने हुए हैं थल सेना अध्यक्ष, यही हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष। अभी सीडीएस का पद जो एक नया आया है, बिपिन रावत जी बने हुए हैं। हालांकि तीनों सेना के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, समझिएगा। देखिए, इसका आंसर होगा ए। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाबू, इसको याद कर लो। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इनके स्मृति में बनाया गया है, जो जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जिसका वास्तुकार डिजाइनर जो था पंडित वी राम तुषार था, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? ए में नासिक, बी में देवास, सी में होशंगाबाद, डी में कोलकाता है। फटाफट इसका आंसर बोलिए आप लोग। चलिए, इसका आंसर होगा करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक में होगा। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ होगा? होशंगाबाद। देखिए, जहाँ पर शीशे की सिक्का की ढलाई होता है उसे टकसाल बोलते हैं। भारत में हमारे यहाँ सिक्का की ढलाई होता है नोएडा में, हैदराबाद में, कोलकाता में, ठीक है ना। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? देखिए, इसके निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ये नहीं काट लीजिए, क्या होगा इसमें आंसर? नहीं, नहीं, गलत है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है? देखिए, कृषि, विद्युत, रेलवे, इनमें से सभी। देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बाबू ये। देखिए, इसका आंसर होगा ए, कृषि। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत आता है, गैस आता है, निर्माण विनिर्माण आता है। जबकि तृतीय क्षेत्र में रेलवे आता है, बैंकिंग क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। अब भारत को सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है तृतीय क्षेत्र से ही होता है बाबू, समझे। चलिए आगे, 2021 के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 1084, 918, 1021, 941, क्या है? भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए,
तो इसका आंसर क्या होगा 918। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात 918। देखिए लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या कितना है उसे ही लिंगानुपात बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है, जिसमें 1084 है। कितना है 1084, यानी 1000 पुरुष पे 84 महिलाएं क्या है अधिक है। वो 84 कहाँ जाएगी, कहीं कहीं जाएगी। अब जहाँ रहे ना हरियाणा में, अब पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है भाई, तो सबसे कम हरियाणा में है और सबसे ज़्यादा केरला में है। अब आएगा बात बिहार की, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है। बिहार का लिंगानुपात बाबू 941 है। कितना है बिहार का लिंगानुपात 941 है। पूछेगा बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है आपकी गोपालगंज में 1021। कितना है 1021। जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में औपचारिक जनगणना हुई थी, जबकि नियमित जनगणना, ठीक है ना, आगे 1872 के बाद क्या होगा, अब नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन, सॉरी हाँ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू होता है। 1881 से नियमित 10 वर्षीय जनगणना, ठीक है ना। चलिए आगे, लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। लोहा, ऑप्शन ए में अवसादी, बी में परतदार, सी में आग्नेय, डी में रूपांतरित। फटाफट आंसर दीजिए भाई। देखिए इसका आंसर क्या होगा, लोहा जो पाया जाता है बाबू ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। देखिए आग्नेय चट्टान में बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, यूरेनियम, जितने भी बहुमूल्य कीमती धातुएं होते हैं ये आग्नेय चट्टान में ही होता है, ठीक है ना। सोना यहीं से निकलता है। मारवा में अगर यही आग्नेय चट्टान नहीं जाएगा ना तो मार हो जाता है, शादी ब्याह में आप जानते हैं ना। तो ये सब चीज़ देखिए। उसके बाद अवसादी, इसमें बाबू आपको खनिज युक्त मिलेगा, जैसे अवसादी चट्टान से आपको तेल, डीजल, पेट्रोलियम, कोयला यहीं से निकाला जाएगा। अवसादी को ही परतदार चट्टान भी बोला जाता है। एक रूपांतरित है, तो चट्टान 3 प्रकार का होता है, एक आग्नेय होता है, एक अवसादी होता है, एक रूपांतरित होता है। आग्नेय डायरेक्ट रूपांतरित में बदल सकता है और अवसादी भी डायरेक्ट रूपांतरित में बदल सकता है, समझ में रहा। तो आप पढ़िए जिस तरह से आप पढ़े होइएगा, चूना पत्थर डायरेक्ट संगमरमर में बदल जाता है, तो संगमरमर किसका रूपांतरित एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग, ए बी सी डी फटाफट। ये घाव को भरने में, घाव, देखिए इसका आंसर होगा विटामिन सी। देखिए जहाँ भी सिसिक सिसिक खट्टा और तीखा की स्वाद आएगा उसको बोलते हैं हम लोग विटामिन सी। तो घाव को भरने के लिए क्या चाहिए इंपॉर्टेंट, आपको विटामिन सी होना चाहिए। हालांकि विटामिन की खोज फंक ने किया था, अब भली बात जानते होइएगा। विटामिन ए की का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी1 का थाइमिन, सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, ठीक है ना, ई का टेकोफेरॉल, के का फिलोक्विनोन, ठीक है ना, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी3 का नियासिन, बी5 पेंथोटिकॉन, बी6 आप इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद प्रोटीन हो गया 17। उसके बाद प्रोटीन निर्माण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है। देखिए प्रोटीन निर्माण का प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन बेहतरीन बढ़िया से पढ़ कर आंसर दीजिएगा बाबू इसका। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल थ्योरी से क्वेश्चन उठाया गया है। इसका आंसर होगा डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। तो प्रोटीन निर्माण का प्लेटफॉर्म हम लोग ईयर को कहते हैं। ईयर 2 प्रकार का होता है, एक रफ ईयर, एक सॉफ्ट ईयर। रफ ईयर खुरदार होता है, सॉफ्ट ईयर मुलायम होता है। सॉफ्ट ईयर में कार्बोहाइड्रेट वसा का पचन होता है, जबकि रफ ईयर पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पूछेगा इसी रफ ईयर पर राइबोसोम का परत पाया जाता है। तो प्रोटीन निर्माण का प्लेटफॉर्म किससे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जबकि प्रोटीन निर्माण का प्रोटीन निर्माण का ए, कर प्रोटीन निर्माण का कारखाना किसे कहते हैं, प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री किसे कहते हैं, कारखाना किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। देखिए प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री राइबोसोम को और प्रोटीन निर्माण का प्लेटफॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है ना। एक
सेल हमारे शरीर में अरबों सेल लगभग पाया जाता है, कोशिकाएं पाया जाता है। एक कोशिका को जूम कीजिएगा तो उसके अंदर बहुत मिल जाएगा, गोल्गी बॉडी मिल जाएगा, आपको लाइसोसोम मिल जाएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर में ऊर्जा का निर्माण करता है। गोल्गी बॉडी जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का काम करेगा ये, ठीक है ना। लाइसोसोम इसको आत्महत्या का थैली कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक, इसके अंदर है ना एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। देखिए लाइसोसोम यानी कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम। हमारे लार ग्रंथि में सलाइवा में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। आगे, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? अब समझिएगा, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इसका आंसर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। क्या होगा भाई, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होगा। आप पढ़े होइएगा द गोपचन, द गोपचन, द गोपचन, ट्रिक पढ़े होइएगा तो देखिए, पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन। पूछेगा प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है ना। आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन लफुआगिरी करता है, बाहर बाहर चक्कर काटता है, और जो स्टूडेंट लफुआगिरी करता है वो माइनस में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, लफुआगिरी करता है, माइनस में रहता है ये। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाभिक के अंदर में रहता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, इस पर नो चार्ज होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी अगर स्टूडेंट में कुछ लाइफ में करना है तो एकदम नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तरह अंदर में चक्कर काटिए, बाहर काट दिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाबू। चलिए आगे, कागज को फाड़ना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन सुनिएगा, ए में भौतिक परिवर्तन, बी में रासायनिक परिवर्तन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चाहे तू बता या न बता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। दीवाना है, अरे पढ़ाई के दीवाना है। फटाफट चारों ऑप्शन ढूंढिए, कुछ अलग सोचने लगे होइएगा किसका दीवाना। चलिए, तो इसका आंसर होगा बाबू कागज को फाड़ना। देखिए, कागज को फाड़ना और कागज को जलाना दो क्वेश्चन बन जाएगा। अब जानते हैं कागज जो हम लोग पैसा उसे रखते हैं, नोट का वाला, ये सब सेलुलोज का बना हुआ था। सेलुलोज जो पेड़ पौधों के छालों से आता है बाबू, ठीक है ना। तो कागज को फाड़ना, कागज को टुकी टुकी फाड़ कर फिर से कागज बनाया जा सकता है, लेकिन कागज को जलाना, एक बार कागज को जला दीजिएगा तो फिर से कागज वो बनेगा नहीं। तो कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना, और जबकि इसको जलाना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का दही में बनना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। जबकि बर्फ़ का जमना, ठीक है ना, पानी का सॉरी जमना क्या कहलाएगा, भौतिक। बर्फ़ का पिघलना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए आगे, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा दर्पण का भाई, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अपसारी दर्पण। फटाफट आंसर दीजिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, फटाफट आंसर दीजिए भाई। चलिए, इसका आंसर होगा आपको साइड मिरर पूछ रहे हैं भैया। साइड मिरर में किसका यूज करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है ना, साइड मिरर के रूप में। पीछे वाली को देखने के लिए, आगे वालों को देखने के लिए किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, डॉक्टर लोग ईएनटी के डॉक्टर जो होते हैं, आई नोज और ईयर, ठीक है ना, आँख कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा, साइड मिरर में उत्तल दर्पण और गाड़ी के हेडलाइट में आगे जो रहता है वो अवतल दर्पण होता है, बड़ी दूर ले फेंकता है लाइट। आगे, मांस मांस के जोड़ को क्या कहा जाता है? ए में लिगामेंट, बी में टेंडन, सी में सेलेक्सर, डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई। चलिए, मांस और मांस के जोड़ को क्या कहा जाता है, आप समझिए, आप पढ़े होइएगा। देखिए, एक होता है बोन टू बोन यानी कि हड्डी टू हड्डी, एक होता है बोन टू मसल्स बन के बोन टू मांस, एक होता है मसल्स टू मसल्स,
क्या होता है, मसल्स टू मसल, मांस को मांस से जोड़ता है। देखिए, तो बोन टू बोन, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उससे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहिए आपका लिगामेंट प्रॉब्लम है, अरे यार हड्डी हड्डी जहाँ का जोड़ है ना वहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, तो बोन टू बोन लिगामेंट। एक होता है बोन टू मसल्स, यानी कि मांस, हड्डी जहाँ मांस से जुटा है उसे क्या कहते हैं, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन। ठीक है ना। एक होता है मांस टू मांस, यानी कि हड मांस एक दूसरे मांस से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्सर। क्या बोलते हैं, सेलेक्सर। तो आप देखिए होइएगा, मांस जो होता है रेसादार होता है, ठीक है ना। तो मांस में अगर एक दूसरे उसमें अगर सेलेक्सर नहीं होता तो मांस आपका शरीर से चू कर गिर जाता है। इसीलिए मांस और मांस के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्सर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका क्वेश्चन है भाई, तो इसका आंसर मांस तो मांस से जोड़ के क्या था भाई, सेलेक्सर। ठीक है ना। अब टेंडन समझ गए, हड्डी हड्डी जोड़ को टेंडन, सॉरी हड्डी हड्डी जोड़ के लिगामेंट, और हड्डी और मांस जोड़ को टेंडन। आगे आगे क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी भूखमरी सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है, जिसमें 2020 में भारत का स्थान 94 था। लेकिन देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति भारत का चल रहा है। अभी इसका 101वां स्थान हो गया, बहुत ही नीचे गिर गया। कितना, 101 स्थान पर चला गया। हमसे अच्छा तो पाकिस्तान का है, नेपाल का है। 2020 में 94 था, आज 101वां रैंक पहुंच गया भुखमरी में भारत में। इस पर, ठीक है ना, इस पर आप लोग ध्यान देना होगा। चलिए, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है भाई, ऊर्जा मंत्री कौन है। ऑप्शन में राजू कुमार सिंह है, कि नरेंद्र सिंह तोमर है, कि अमित शाह हैं। अच्छा, यहाँ रक्षा मंत्री लिखा गया है, रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह है। चलिए, तो डी ऑप्शन को छाट दीजिए, राजकुमार सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, तीन में से कोई एक ऑप्शन फटाफट। चलिए, इसके आंसर हो जाएंगे राजकुमार सिंह। अभी ऊर्जा मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह। यही राजकुमार सिंह पर धब्बा लग जाएगा, कि यही कि राजकुमार सिंह तक कोयला सूद गया है। मालूम है ना भाई, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत, कोयला सूद गया है। चलो राजकुमार, तुम्हारे नाम में गया है सब चीज़। अभी देखिए, अमित शाह ये मोटू सेठ अभी देखिए, ये गृह मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। चलिए आगे, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए, हापुस आम, हापुस आम बोलिए कहाँ, जर्दा, जर्दा आम आप लोग खाते हैं, मालदेव। ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी, महाराष्ट्र। देखिए, बिहार आ गया, तो बिहार का कतरनी, भागलपुर का कतरनी चावल, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर का लीचिया, शाही लीची, ठीक है ना, और मगहिया पान, ये सब कहाँ का है, बिहार का है। ये सब बिहार के लिए जीआई टैग मिला है। ठीक है ना। अब पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा के लिए स्पेशल इम्पोर्टेड है उड़ीसा। और हालांकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों को, उड़ीसा को मिलाकर रसगुल्ला के लिए मिला है। रसगुल्ला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है ना। आगे लास्ट, शांति के क्षेत्र में 2021 में किसको नोबेल प्राइज दिया गया। कौन सा प्राइज भाई, कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज। आप जाने हैं, मौतों के सौदागर, डायनामाइट के आविष्कारक, ठीक है ना, तो उन्हीं के स्मृति में नोबेल प्राइज बांटा जाता है। तो 2021 में शांति का नोबेल प्राइज बांट दिया गया है। किनको किनको दिया गया, मारिया रेसा, दामित्री मुरातोवा, इनमें से दोनों। देखिए, नोबेल प्राइज दोनों आदमी को मिला है। किनको मिला है, मारिया रेसा को और दामित्री मुरातोवा, दोनों को मिला है। किसको मिला है, दोनों को मिला है। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए, करंट अफेयर्स आप लोग विशेष कुछ कहिएगा तो करंट के लिए स्पेशल हम लाएंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट आज फर्स्ट था, आगे भी हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालेंगे बनाकर। वर्तमान में अभी आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना, आप लोग इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है ना। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और आगे दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है। चलिए, आज के लिए दरअसल करते हैं, बाय।